दोस्तों, आज स्पेशल लाल घाटी का प्रेत। ये एक और चित्र है दोस्तों। किसी गांव में एक गरीब परिवार रहता था। परिवार की मालकिन सीता रानी की दो बेटियां थी। एक पुत्र भी था, लेकिन वह छोटा था। दोनों बेटियां जवान थी, इसलिए सीता देवी उनका विवाह के लिए चिंता में थी, घुलती रहती थी। एक दिन उनके घर पर एक साधु ठहरा। देवी, तुम्हारे पास रोजी का साधन नहीं है क्या? नहीं स्वामी। फिर परिवार की जीविका निर्वाह कैसे होती है? मेरी दोनों लड़कियां जंगल से लकड़ी काट के लाती हैं और उन्हें बाजार में बेच देती हैं। उनसे जो धन प्राप्त होता है उन्हीं से जीविका चलती है। ओह, सियानी लड़कियां जंगल में जाती हैं। क्या करें स्वामी, बेबसी है। घर में पुत्र नहीं है। है वह तो बहुत छोटा है, 9 वर्ष का। मैं एक बार उसे देखना चाहता हूँ। क्यों नहीं? एक युवती अपने छोटे भाई को बुला के ले आई। यही है स्वामी। साधु ने उसके हाथ की रेखाएं देखने का राज योग है। इसके हाथ में एक दिन यह तुम्हारा नाम रोशन करेगा। सुबह सुबह आशीर्वाद देकर चला गया। साधु चला गया। अब बेटी कमला, जंगल से लकड़ी काट लाओ, उसे बेचकर घर का सामान लाना है। आज तो आटा भी नहीं है। कमला जंगल की ओर चलती। आज खूब सारी लकड़ियां काट कर ले जाऊंगी ताकि 2-4 दिन काम चल सके। और कुछ कदम आगे चलने के बाद, अरे, इस रास्ते में तो अक्सर जाया करती थी। सूखा पेड़ कहीं कहाँ यह सूखा पेड़ कहाँ से आ गया? इसकी लकड़ियाँ अच्छी हैं, बाजार में जाते ही बिक जाएंगी। दूसरी क्षण कमला जैसे ही कुल्हाड़ी चलाई, वैसे वैसे उसका शरीर धुआं कांपा लगा। वह हवा में उड़ने लगी और भय से, आतंक से चीखने लगी। चीखना, वास्तविकता में वह पेड़ नहीं बल्कि एक खतरनाक दैत्य था। वह विशाल पक्षी कमला को लेकर एक महल में की खिड़की में प्रवेश कर गया। और पक्षी करते ही महल पानी में समाता चला गया। उधर, आज कमला बड़ी देर कर दी, अभी तक आई नहीं। दीदी इतनी देर कभी नहीं लगाया करती। सीता परेशान होकर गांव वालों के पास पहुंची। भैया, मेरी बेटी कमला जंगल से नहीं लौटी है। जंगल में कोई हिंसक जानवर भी नहीं। फिर कहाँ रह गई? नदी में। वह तैरना जानती है। 10-12 ग्रामीण लाठियां लेकर जंगल में गए और कमला कमला होकर निराश होकर सीता के सामने पहुंची। सीता बहन कमला कहीं पता नहीं चला और बेचारी सीता रो रो कर पीट पीट कर रह गई। हाय मेरी बेटी। धीरे धीरे बीतने लगे। जब कमला का कुछ पता नहीं चला तो एक दिन विमला बोली, माँ, मैं लकड़ी काटने जा रही हूँ, तब तक आप फाके करते रहेंगे। हाँ बेटी, लेकिन तू रास्ते में कभी अटकना नहीं। तू फिक्र ना कर माँ। विमला जंगल से ढेर सारी लकड़ी काटी और घर चल पड़ी। आज लकड़ियाँ खूब सारी मिली हैं, पैसे भी अच्छे मिल जाएंगे। और कुदर चलने के बाद वह ठिनक गई। आह, कितना प्यारा हिरन का बच्चा है, क्यों ना इसे पकड़ कर घर ले चलूं। और बिमला ने हिरन को गोद में लिया। रेशम की तरह मुलायम है यह। उसी क्षण और बिमला चीख कर बेहोश हो गई। प्रेत ने उसे भी पीठ पर लादा और आकाश में उड़ चला। उसे घाटी में कदम रखा। आह, यह मेरा राज्य है, यहाँ कोई मानव कदम नहीं रख सकता। मैंने 80 लड़कियां कैद कर रखी हैं। अब मैं यहाँ एक महल बना कर राज्य करूँगा और सैकड़ों रानियाँ होंगी। हाँ हाँ हाँ। और तभी प्रेत हवा में
हाथ उठाया, दूसरे क्षण घाटी के बीच एक महल बनकर तैयार हो गया और वह प्रेत महल के मुख्य द्वार पर प्रवेश किया। फिर कमला अभी तक नहीं लौटी। कमला की तरह वह भी गुम तो ना हो गई हो। और एक स्थान पर लकड़ियां का गट्ठर देख कर आए, मेरी बेटी, लकड़ियां तो यही हैं, कहाँ गुम हो गई? माँ, माँ। और बेचारी रोती रोती घर चली गई। बेचारी दो लड़कियां न जाने कहाँ गुम हो गई। उन और उसी गम में सीता चल बसी। बेचारा मदन चंद अनाथ हो गया। माँ, तेरा बेटा सौगंध खाता है, जिसके कारण तेरी मौत हुई है उसको पता लगा कर रहूँगा। और माँ के अंतिम संस्कार के बाद वह गांव की ओर चल दिया। वह गांव से चल दिया। अब गांव में वापस आऊँगा जब अपनी बहनों का पता लगा लूँगा। उधर राजमहल राज दरबार के करीब पहुँचा। बारी द्वार पर उसने एक दरबारी ऐलान सुना। नगरवासियों, एक जरूरी ऐलान सुनो। राजा पावन सिंह ने घोषणा की है, उसकी बेटी का पता लगाएगा, उसे इनाम में आधा जागीर दी जाएगी और राजकुमारी से विवाह कर दिया जाएगा। मुझे यह बीड़ा उठा लेना चाहिए। वैसे मैं अनाथ हूँ। भाई साहब, आखिर राजकुमारी किस तरह गायब हुई? सवाल अच्छा है तुम्हारा, लेकिन यह बात महाराज बता सकते हैं। मैं महाराज से मिल सकता हूँ? यह अभी बच्चा है, वैसे लड़का साहसी है। क्या तुम राजकुमारी का पता लगाओगे? ही, बड़े योद्धा बीड़ा नहीं उठा रहे हैं। मगर चंद राज दरबारियों के साथ राज दरबार में जा पहुंचा। महाराज, यह कुछ पूछना चाहता है। क्या पूछना चाहते हैं नौजवान? महाराज, राजकुमारी के बारे में जानना चाहता हूँ। वह कहाँ या अपहरण किस प्रकार हुआ? हाँ, हाँ, हाँ है। वह लालगढ़ में है। एक दिन वहाँ का एक प्रेत उसे उठाकर ले गया। वह प्रेत लालगढ़ में रहता है। यह लालगढ़ किस दिशा में पड़ता है? यह बहुत खतरनाक काम है। तुम अभी कम उम्र के हो। महाराज, इसका इरादा पक्का हो। उम्र का कोई महत्व नहीं रखता। नवयुवक, तुम वाकई होनहार मालूम होते हो। महाराज, राजकुमारी का पता मैं लगाऊंगा। मुझे कुछ समय की मोहलत चाहिए। और अपनी दोनों बहनों के गायब होने की सारी बात महाराज पवन सिंह को बता दी। लेकिन नौजवान, हमारे जासूसों ने पता लगाया है कि वह प्रेत जादूगर भी है। वह नौजवान अवश्य ही हमारी बेटी का पता लगा लेगा। तुम्हारे पास कोई साधन भी है या नहीं? आपकी उसकी पकड़ आप न करें। साधन अपने आप बनते हैं महाराज। तुम ठीक कहते हो। बस मुझे थोड़ा सा राह खर्च चाहिए। महामंत्री, इस 50 मोहरें दे दी जाए। तुरंत ही 50 मोहरें दे दी। अब सुनो, लाल घाटी दक्षिण दिशा में है। घाटी के चारों ओर आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती रहती हैं। आग की लपटें, हाँ। इसके साथ ही अगर तुम राजकुमार के साथ लेकर नहीं लौटे तो तुम्हारी सजा भुगतनी पड़ेगी। मुझे स्वीकार है। और वह राज दरबार से बाहर आ गया। उसने प्रेत को मैं कैसे निपटूंगा? वह आगे बढ़ता जा रहा था। शाम हो गई तो सो जाता हूँ। सुबह होते चल देता। रास्ते में कोई शहर पड़ता तो सूखे मेवे के साथ साथ ले लेता। एक साल के लंबे सफ़र के बाद वह लाल वन में पहुंचा गया। काला वन में उसके काला वन में पहुंचा। काला वन में उसे एक योगी अपनी अपनी साधना में लीन थे। एक योगी को अपनी कुटी के सामने साधना करते देख
वह उसके पास जा बैठा। जब इसकी साधना टूटेगी तो कुछ दिन विश्राम के लिए आग्रह करूँगा। और 7 दिनों के बाद जब योगी की तंद्रा टूटी, अरे वत्स, तुम यहाँ कब आई? यह आश्रम कितना स्वच्छ हो गया है। सुबह शाम मैं यही सफाई करता रहता, लेकिन तुम जंगल में क्यों आई, क्यों भटक रही हो? मुनिवर, विपदा मनुष्य को बहुत परेशान कर देती है। मैं अपनी बहन के साथ राजकुमारी पुलकुवर को भी खोज निकला हूँ। सुनो राजकुमारी, सुनो, लाल घाटी के प्रेत की कैद में है। मुझे आकांक्षा है मेरी बहन भी वही है। ओह! योगी ने क्षण भर पलकें मूंदी और मूंद कर ध्यान किया और आंखें खोलकर बोला, वत्स, वह प्रेत बहुत निर्दयी है, साथ में बहुत बड़ा जादूगर है। तुम उससे कैसे निपट सकते हो? मुनिवर, मैं आपकी शरणगत हूँ, आप ही मुझे रक्षक है। मैं तुम्हें उस जादूगर पर विजय पाने का उपाय बता सकता हूँ। बताइए मुनिवर। अगर तुम महाकाल को ये 3 चीज़ें प्राप्त कर लो। महाकाल कहाँ रहता है और 3 चीज़ें कौन सी हैं? महाकाल पानी के अंदर एक महल में रहता है। उसके हाथ में एक हीरे की अंगूठी है, एक कमर में तलवार है, एक भूगोल। उस भूगोल को दुनिया के नक्शे के साथ साथ लोग भी नजर आते हैं। अच्छा, लेकिन मैं महाकाल कैसे पहुंच सकूंगा? इसका प्रबंध हो जाएगा। और वह योगी मंद मंद एक पत्थर के टुकड़े को देते हुए कहा, इस पत्थर में यह गुण है, तुम पानी के प्रभाव से बचाएगा और तुम इसे मुंह में रखकर पानी में सुगमता से तैर सकते हो। आपने कहा कि वह पानी के अंदर महल में रहता है। उसके लिए तुम्हें एक मंत्र जाप करना होगा। मंत्र जाप का प्रभाव, तुम जल सूख जाएगा और तुम जल में प्रवेश कर सकते हो। और मदन ने मंत्र चंद ही मंत्र जाप किए और योगी की दीक्षा दी और लाल घाटी की ओर प्रस्थान किया। जाते समय योगी ने उसे एक हवाई घोड़ा भी दिया। अब मुझे इस घोड़े पर सवार हो जाना चाहिए। वाह, क्या सुहाना सफर है। और महात्मा जी ने बताई था मीनार, उसका पानी का विशाल सरोवर, वही महाकाल का महल है। वह वही मीनार है। मीनार के पास ही उसने अपना घोड़ा उतार दिया। अब मुझे मुंह में पत्थर मुंह में रखकर छलांग लगा देनी चाहिए और दूसरे क्षण कितनी सुंदर मछलियां हैं। तभी अरे, वह महल दिखाई दिया। वह कितना अनोखा महल है। मुझे बाहर जाकर मंत्र जाप करता हूँ। और वह बाहर आकर मंत्र जाप करने लगा, ओम जल जल जला कुरु कुरु को स्वाहा। और तुरंत ही जल से बाहर महल नजर आने लगा। और कुछ देर बाद आधा महल बाहर नजर आने लगा। और देखते देखते सारा महल नजर आने लगा। अगले ही पल क्षण उसने महल में प्रवेश कर गया और मुख्य द्वार खुल गया। द्वारपाल मेरा स्वागत करते हुए बोली, करने वाले लोग कौन हैं? अवश्य है ही यह जादुई महल है, जादुई राक्षस होंगे। और अगली द्वार पर स्वयं ही खुल गया। ये दैत्यकार पहलवान कहीं मुझे नुकसान न पहुंचा। और वह गद्दे पे बैठता है। ये स्त्रियां गंधर्व कन्याएं लगती हैं, इनकी सुंदरता अप्सराओं से लग जाती है।
और चंद ही और मदन चंद के लिए भोजन किया और तभी वहाँ कुछ पहलवानों के योद्धा आ गए के रूप में बदलकर कुश्ती करने लगे और उसके बाद अनेक सुंदर नृत्य करने लगी। छम 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 छम। नृत्य के बाद कोई भी नहीं रहा, सब गायब हो गए। तभी अगले ही पल अगले क्षण द्वार की ओर बढ़ गया। डरो नहीं, बस यह नाग को हाथ में पकड़ लो। वो नाग को हाथ लगाते ही वह नाग निष्क्रिय होकर गिर पड़ा। तभी केवाड़ के पीछे एक भयानक आवाज आई, कौन हो तुम? मेरा नाम मदन चंद है, मैं पवनगढ़ का निवासी हूँ। कहते ही मदन ने केवाड़ खोल दिए। केवाड़ खोलते ही अपनी गर्दन झुकाओ, बस गर्दन झुका दो। और चंदन ने फौरन तुरंत ही गर्दन झुका दी। उसकी गर्दन झुकाते ही वह पर्वत का दैत्य जमीन में गिरने लगा। मदन चंद बेधड़क अगली द्वार में प्रवेश कर गया। यही कहीं यह जीवित तो नहीं है। और वह सांस रोककर एक अन्य कदम बढ़ाने महाकाल के पास पहुंचा। अरे, यह वो अंगूठी। और मदन ने निर्भय होकर महाकाल के हाथ से दोनों हाथों से उंगली से अंगूठी उतार ली। और अब इसकी तलवार निकालनी चाहिए मुझे। अब वह सिर्फ भूगोल लेना था। उसके पास पहुंचा। आश्चर्य है, मनुष्य दिखाई नहीं दे रहा। और वह तीनों चीज़ लेकर उसने भूगोल वहाँ से उठा लिया। वह तीनों चीज़ लेकर बाहर आ गया। उसने बाहर आते ही हर दिशा में कंपन देने वाली एक धमाका हुआ। तभी योगीराज की आवाज़ सुनी, वत्स यहाँ से फौरन भाग जाओ, भयानक जल वर्षा होने वाली है। वह अपने घोड़े पर बैठा और वापस जोगी की ओर चल दिया। अब मेरी बहनों का पता लग जाएगा। और वह कालावन में पहुंचकर अपना घोड़ा नीचे उतार दिया। शाबाश वत्स, तुमने जिस साहस और परिचय दिया है वह निश्चित ही आदित्य है। जोगी ने वह भूगोल ले लिया और झोपड़ी के अंदर आकर बैठ गया। भूगोल मदन चंद की बहन जहाँ भी हो दृश्य दिखाओ। और प्रिय, तुम आज उदास क्यों हो? आज माँ की याद आ रही है। मेरे भाई भी न जाने कहाँ कैसे होंगे। मैं अंतिम बार अमावस्या की रात को आऊँगा और उस दिन तुम मेरी रानी नहीं बनी तो ज़बरदस्ती तुम्हें रानी बना लूँगा। देखो बस, तुम्हारी एक बहन तो शादी करके खुश है, दूसरी मुसीबत में है। हाँ महात्मन, मैंने रात ही लालगढ़ के लिए प्रस्थान करूँगा। समय अच्छा है, तुम निर्भय होकर लालगढ़ घाटी में कूद जाना। तब यह तलवार और अंगूठी तुम्हारे पास है। वह प्रेत तुम्हें परास्त नहीं कर सकेगा। और यह भूगोल के मध्य से तुम बराबर नजर रखूंगा जी। जब भी तुम पर विपदा आएगी तुम्हारा साथ दूंगा। और अगले ही पल सुबह सुबह वह हवाई घोड़े को लेकर लाल घाटी की ओर चल दिया। बहुत लंबी उड़ान थी के बाद यह घाटी
पहाड़ के चारों ओर से गोलाकार आग की लपटें उठ रही हैं। उसने अपने घोड़े को लाल घाटी में उतार दिया। घोड़े एक पेड़ पर बांध कर महल की ओर चल दिया। अब असली जंग शुरू। ठहरो, कौन हो? मदन चंद, मेरा रास्ता छोड़ दो, वरना बेमौत मारे जाओगे। तभी एक झटके के साथ दोनों पहरेदारों ने उस पर हमला बोल दिया और दोनों पूरी ताकत से भाले बढ़ाए। मर गए। ओह, चले थे मुझे मारने, अगले द्वार पर पहुंची। ची 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 ची। ओह, चटाक। ले दुष्ट, अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए। उसने एक दरवाजे पर लात मारी। शायद मेरी बहन बिमला इन्हीं में से होगी। उनमें सभी दरवाजे झाँक झाँक कर अपनी बिमला कहीं दिखाई न दी। बिमला कहाँ है? किससे जाकर पूछूं? तभी उसके दूसरा कमरा नजर आया। वह उसी की ओर मुड़ गया। इसी में हो शायद बिमला हो। और होश हाथ रखते ही वह दरवाज़ा खुला और बिमला को पहचानते ही वह दरवाज़ा अंदर बंद कर लिया और बिमला के पास जाकर बोला, बिमला बहन। और मदन को देखकर चौंक कर बैठ गई। फटी आंखों से देखने लगी। अरे मदन भैया, तुम? हाँ मेरी बहन। माँ कैसी है? कमला दीदी मिली तो नहीं होगी? माँ तुम दोनों के गम में चल बसी। कमला दीदी अभी तक नहीं चला। कमला दीदी जल महल में उसने एक जादूगर से शादी कर ली है, लेकिन क्या? वह लोग 20 लाल घाटी के प्रेत के जाल में है। कमला दीदी का पति से हार गई है। तभी से उन्होंने इस कमीने की कैद में रखा है। मैं इतनी लड़कियां कहाँ से आई? ये इतनी लड़कियां कहाँ से आई हैं? पता नहीं। व्यर्थ में अपनी जान गवा यहाँ आ गई, लेकिन अंदर जाने की किसी ने रोका नहीं तुम्हें? 2 पहरेदारों ने मार कर आया हूँ। अच्छा। और दूसरे क्षण उसका चेहरा उदास हो गया। तू उदास क्यों हो गई मेरी कमला बहन? शाम हो गई है। वह प्रेत तुम्हारी हत्या कर देगा। मैं उसे मार दूंगा। वह इस तरह नहीं मरेगा तो फिर किस तरह मरेगा? सुना है उसकी जान किसी कन्नूतरी के पेट में है, कबूतरी के पेट में है। वह कबूतरी कहाँ है? यह बात किसी को पता नहीं है। मुझे शादी करना चाहता है। आज इनकार किया तो वह जबरदस्ती मुझे अपनी बीवी बना लेगा। ओह, तब एक काम करना, जब आए तो कहना उसकी जान किस कबूतरी में है। अगर वह बता दे तो तुम्हें शादी कर लूँगी कहना। अच्छा ठीक है। और चंद उधर मदन शाम होते ही बिस्तर के नीचे छुप गया। अब देखता हूँ प्रेत के बच्चे को। और शाम होने के बाद, ओह मेरी मलिका, मैं तुमसे शादी कर सकती हूँ, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा जीवन कैसे गुजारूंगी? मुझे मारने वाला पैदा नहीं हुआ, क्योंकि मेरी कबूतरी जिसके मेरे प्राण है वह एक कमरे की छत पर पिंजरे पर टंगी रहती है। नीचे भयानक अजगर रहता है। सच्ची, तुम्हारी कसम। हम पूर्णिमा का शादी करेंगे, ठीक है? और उसके जाने के बाद बाहर निकला भैया, गीदड़ की मौत आ गई है। और उसने रात को ही कमरे का पता लगा लिया जिसमें कबूतरी थी। अब तो यह कमरा है। मुझे अभी इस कबूतरी को हासिल कर लेना चाहिए। सी 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 सी, ऊपर खटक खटक खटक। और अजगर धड़ाम की आवाज़ के साथ वह राक्षस बनकर बाहर की ओर उड़ गया। धड़ाम धड़ाम। पिंजरा साथ में लिया वह मदन चंद जैसे ही बाहर आया, वह प्रेत गरजता हुआ आदम का, ठहर जा दुष्ट, तू मुझसे नहीं बच सकता।
खनक। मैं तुझे तुन तुझे इस कबूतरी की गर्दन मरोड़ देनी चाहिए, उसे उठाओ। और बिमला ने उस कबूतरी की गर्दन को अलग मरोड़ दिया। आह आह! और अगले ही क्षण भयानक गर्जना के साथ महल आकाश में उड़ता चला गया। अरे लाल घाटी का प्रेत खत्म हो गया और चारों ओर पहाड़ों की आग शांत हो गई थी। भैया दीदी, तुम लोग पवनगढ़ की फूल कुमार कौन है? मैं हूँ। और फिर उसने रेशमी साड़ियों की लंबी रस्सी बनाई और हर लड़की एक दूसरे की हाथ पैर पकड़ कर लिया। हवाई घोड़े पर बैठकर विमला ने रस्सी घोड़े की गर्दन पर बांध दी और घोड़ा उड़ चला। कमला के सामने कमला के सामने पहुंचा। अरे मदन मेरे भैया तुम। और फिर हाँ, आओ हम पैदल चलते हैं। और मदन ने सारी बातें बता दी। और रास्ते में मदन चंद घोड़ा योगी को वापस दिया और तब योगी ने उसे अपने भाग्य की माया से एक उड़न खटोला तैयार करके दिया। सभी उसमें बैठकर पवनगढ़ आ गई। राजा पवन सिंह अपनी बेटी को पाकर खुश हो गया और मदन को फूल कुमार से शादी कर दी। और मदन चंद अपनी बहन और बहनोई के साथ पवनगढ़ में ही रहने लगा और उसकी ज़िंदगी सुख ही सुख था। समाप्त दोस्तों।